नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के इस मॉड्यूल में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के 3 राजवंशों को तुलु, सालुब और अरिविडु को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने संगम वंश को बड़े डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो अभी तक अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे जाकर के उसे देख सकते हैं। ये जो पूरे लेक्चर हैं ये एक क्रम से बनाए जाते हैं और इसलिए आपको सभी लेक्चर एक क्रम से देखना चाहिए ताकि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उस पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहे। तो देखिए, 3 राजवंशों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और मुख्य फोकस हमारा होगा कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय की बात बड़े डिटेल में हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने देखा था कि विरूपाक्ष द्वितीय के पुत्र ने उनकी हत्या कर दी और इसे क्या कहा गया? इसे प्रथम बला पहाड़ कहा गया, प्रथम अपहरण कहा गया। ठीक है, अनाधिकृत रूप से गद्दी को हथियाने का प्रयास किया। प्रथम बला पहाड़ तो विरूपाक्ष द्वितीय के ही पुत्र ने उनकी हत्या कर दी। ठीक है, इसके बाद जो विजयनगर साम्राज्य की गद्दी थी उस पर कुछ समय के लिए प्रौढ़ देव राय गद्दी पर बैठा और उसके गद्दी पर बैठने के साथ ही विजयनगर साम्राज्य में अराजकता की स्थिति देखने को मिली और सर्वत्र अशांति की स्थिति देखने को मिली। उसी समय जब यह घटनाक्रम हुआ उसी समय पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर साम्राज्य में आया है। उसने लिखा है कि संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य में सामंत शासक विद्रोह कर रहे थे, सर्वत्र अराजकता और अशांति व्याप्त थी। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि अंततः चंद्रगिरी के गवर्नर सालू नरसिंह ने राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो प्रौढ़ देव राय का काम खत्म हुआ, सालू नरसिंह ने राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। हालांकि यह ध्यान रखिए कि विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या सालू नरसिंह ने नहीं की थी बल्कि उनके पुत्र ने ही की थी। ठीक है, तो अब यहां से क्या हुआ कि यहां से विजयनगर साम्राज्य के दूसरे वंश सालू वंश का प्रारंभ हो गया। कब से कब तक रहा? तो 1485 से लेकर के 1505 तक ये राजवंश विजयनगर पर शासन किया। यह सबसे अल्पकालिक था। कुल 4 राजवंश विजयनगर में स्थापित हुए विभिन्न कालों में, उसमें सबसे कम समय पर समय तक शासन करने वाला सालू वंश था। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट यहां पर लिखे गए हैं। ठीक है, तो सालू नरसिंह राजा बना 1485 से 1490 तक इसका शासन काल रहा। ठीक है, तो ये विजयनगर के दूसरे राजवंश यानी सालू का संस्थापक ये जब गद्दी पर बैठा तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्वत्र सामंत शासक, जैसा कि नूनीज लिखता है कि विद्रोह कर रहे थे, सेंटर कमजोर हो रहा है। उसके अलावा बाह्य आक्रमण की भी स्थिति हो गई थी। गजपति लगातार दक्षिण के तरफ अपना अभियान कर रहे थे और यहां तक कहा जाता है कि सालू नरसिंह को गजपति नरेश ने बंदी तक बना लिया। ठीक है, तो ये स्थिति सालू नरसिंह के समय आ गई थी विजयनगर साम्राज्य की। हालांकि सालू नरसिंह के बारे में एक बात कहा जाता है कि इसने डगमगाते विजयनगर साम्राज्य को गिरने से बचा लिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विरूपाक्ष द्वितीय के समय सालू नरसिंह ने एक नायक के रूप में बहुत ज्यादा योगदान दिया था। ठीक है, उसके अलावा क्या हुआ, सालू नरसिंह के समय में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। क्या हुई? तो बहमनी साम्राज्य 3 टुकड़ों में टूटा। क्या क्या हुआ? तो बरार, बीजापुर, अहमदनगर, इन 3 टुकड़ों में बहमनी साम्राज्य टूटा। और उसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो आगे जाकर के ये 5 टुकड़े में टूट जाएगा। तो विभिन्न काल में बहमनी टूटा कितने टुकड़ों में? 5 टुकड़ों में। हमने
3 वहां क्यों लिखा है? क्योंकि हम थोड़ा डेट मैच करना चाहते थे, इसलिए। बहमनी 5 टुकड़ों में टूटा, ठीक है। तो गोलकुंडा 1512 में टूटा और बीदर 1526 में टूटा। तो ये किसके समय में टूटा? तो ये जो है कृष्णदेवराय के समय में टूटा, इसलिए यहां हमने इसे लिखा है। हालांकि बहमनी को हम अलग से पढ़ेंगे, सब बात करेंगे, ठीक है। तो हम जो है फिर से वापस आते हैं, ठीक है। तो बहमनी का विखंडन प्रारंभ हो गया, 3 टुकड़े में जो है बहमनी टूट गया। तो जो बहमनी एकीकृत साम्राज्य था, अब उसका अस्तित्व जो है सालू नरसिंह के समय जो है समाप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद इमाडी नरसिंह गद्दी पर बैठे। इमाडी नरसिंह जब गद्दी पर बैठे तो ये अल्पायु थे, एक जो है बच्चे थे। तो सालू नरसिंह का सेना नायक एक व्यक्ति नरसा नायक, ठीक है। देखिए कुछ जो है ऐसे कैरेक्टर रहे विजयनगर और बहमनी दोनों में, जो कि कभी शासक तो नहीं हुए, लेकिन जो है उन्होंने बड़ा योगदान दिया। राम राय को हम देखेंगे सदाशिव के समय जो है, उसके अलावा नरसा नायक को हम देखेंगे। उसी तरह से अगर हम बहमनी में देखेंगे तो मोहम्मद गवा को देखेंगे जब हम बात करेंगे। तो इस तरह से ये लोग शासक तो नहीं रहे, लेकिन जो है पूरी तरह से इनका वर्चस्व जो है गद्दी पर रहा, ठीक है। तो नरसा नायक के ये उत्कर्ष का काल है। इमाडी नरसिंह तो शासक बन गए, कठपुतली शासक। मुख्य जो कार्यभार था वो किसके पास था? वो जो है नरसा नायक के पास था, ठीक है। बाद में जब ये बड़े हुए और कुछ जो है इन लोगों में डिफरेंसेस होने लगे, तो नरसा नायक ने उन्हें एक किले में जो है कैद करके रख दिया, ठीक है। तो 1498 में बीजापुर के आदिल खां को पराजित किया गया, ठीक है। अब देखिए, अब इस तरीके से हमने देखा ना, बीजापुर बन गया, अहमदनगर बन गया। अब बहमनी की हम बात नहीं करेंगे, बीजापुर इसी तरह, गोलकुंडा इसी तरह बात करेंगे, ठीक है। तो 1498 में बीजापुर के आदिल खां को पराजित किया गया और उसके अलावा गजपति शासक प्रताप रुद्र के दक्षिणी अभियान को रोका गया। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण था कि गजपति सेनाएं लगातार जो है दक्षिण की तरफ बढ़ती थी और गजपति भी बहुत बड़े साम्राज्यवादी परेशान करके रखते थे विजयनगर साम्राज्य को, ठीक है। अब इनके साथ क्या विषय था वो एक अलग मुद्दा हो सकता है पढ़ने के लिए। जब हम गजपतियों की बात करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। तो नरसा नायक ने जो है गजपतियों के जो आक्रमण थे उसको जो है रोका और उसके अलावा जो है विजयनगर के खोए प्रदेशों पर इन सब कालों में जब विजयनगर साम्राज्य कमजोर हुआ तो जो है गजपतियों ने कब्जा किया, बहमनी ने कब्जा किया विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्रों को। तो उन पर जो है इन्होंने पुनः अधिकार किया और क्या हुआ, नरसा नायक तो कभी राजा नहीं बना, ठीक है। वो जो है इमाडी नरसिंह के संरक्षक के रूप में ही रहा, लेकिन नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमाडी नरसिंह की हत्या कर दी। तो नरसा नायक के पुत्र ने इमाडी नरसिंह यानी जो है विजयनगर साम्राज्य के राजा की क्या कर दी, हत्या कर दी, अपने मालिक की ही हत्या कर दी एक प्रकार से, ठीक है। इसे क्या कहा गया, इसे द्वितीय बलापहार कहा गया, ठीक है। इसे द्वितीय बलापहार कहा गया। पहली बार तो अपना ही पुत्र था, राजा का ही पुत्र था। इस बार एक जो है अधिकारी जो विजयनगर का है उसके पुत्र ने जो है राजा की हत्या कर दी। इसे द्वितीय बलापहार कहा गया। और ये जब हुआ, ये जो जबरन अपहरण था गद्दी का वो जब किया गया तो जनता में व्यापक असंतोष जो है फैल गया, जो कि फैलना ही था, ठीक है। तो वीर नरसिंह द्वारा तुलु राजवंश की स्थापना हुई, ठीक है, राजा की हत्या के बाद। लेकिन अगली लाइन लिखी गई है, आप देखें, किंतु उसके कुकृत्य के विरुद्ध प्रजा में व्यापक असंतोष, ऐसा तुमने क्यों किया, ठीक है। तो अब जो है ऐसा इसने कर दिया तो फिर जो है यहां पर तीसरा राजवंश आ गया गद्दी पर। कौन सा राजवंश, तुलु वंश। कब से कब इन्होंने शासन किया, तो 1505 से 1570 तक 65 ईयर इन्होंने शासन किया। विजयनगर के 4 राजवंशों में ये तीसरा था। विजयनगर के महानतम ये राजवंश जो है इसे जो है स्वर्ण काल माना जाता है। तुलु राजवंश को विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण काल माना जाता है। और स्वर्ण काल माने जाने के पीछे बस एक बात है कि इसी
तुलु वंश में विजयनगर के महानतम शासक कृष्णदेव राय का जन्म हुआ था। और कृष्णदेव राय जो है का समय संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में सबसे शानदार था, चाहे वो सैन्य शक्ति की बात हो, चाहे वो प्रशासन की बात हो, चाहे वो साहित्य की बात हो, सबकी। ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य का स्वर्णकाल, जैसा कि यहां पर लिखा गया है। तो ठीक है, तो अब ये वीर नरसिंह जो है द्वितीय बलापहार द्वारा जो है तुलु वंश की इन्होंने स्थापना कर दी। जनता में काफी असंतोष है, आंतरिक विद्रोह चरम पर है। और सबसे महत्वपूर्ण इनके बारे में जानने वाली बात यह है कि इन्होंने विवाह कर को हटा दिया। ठीक है। तो ये इतनी कहानी रही 1505 से लेकर के 1509 तक, आंतरिक विद्रोह वगैरह को ही दबाने में जो है ये लगे रहे। ठीक है। अब जो है, अब हम बात करेंगे कृष्णदेव राय की, भारत के महानतम शासकों में महान कृष्णदेव राय की। ठीक है। तो जैसा कि पहले ही लाइन में लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य का महानतम तथा भारत के महान शासकों में एक। बाबरनामा में जो हिंदू स्टेट का उल्लेख किया गया है उसमें विजयनगर का उल्लेख किया गया है और यह बताया गया है कि विजयनगर साम्राज्य का जो शासक है यानी कृष्णदेव राय, वो भारत के शासकों में सबसे अधिक जो है शक्तिशाली है। अब देखिए, जब कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठे, अभी तक आप देख रहे हैं, तो आपको यह समझ में आ रहा है कि अब विजयनगर साम्राज्य कमजोर हो रहा है। ठीक है। और कमजोर विजयनगर साम्राज्य की गद्दी पर जो है कृष्णदेव राय बैठे थे। हालांकि इसका मतलब यह है कि इन्हें विरासत में बहुत अच्छी कंडीशन नहीं मिली थी। विरासत में इन्हें क्या मिला? तो विरासत में इन्हें केवल चैलेंजेस मिले थे। क्या था? तो सामंत शासकों का विद्रोह हमने पीछे भी देखा था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नूनीज भी ये बात लिख रहा है कि सामंत शासक विद्रोह कर रहे थे। उसके अलावा गजपति जो कि एक सिरदर्द बन गए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक समय था कि गजपति सेनाएं रामेश्वर तक पहुंच गई थी, यानी सुदूर दक्षिण तक पहुंच गई थी। उसके अलावा बहमनी तो टूट गया है, लेकिन उससे जो निकले हुए स्टेट हैं वो बहमनी की भूमिका में आ गए हैं। खास करके मैं बीजापुर की बात कर रहा हूं, तो बीजापुर और उसके अलावा जो है अब पुर्तगाली भी एक चैलेंज बन गए हैं। जिस जमोरिन ने वास्को डिगामा को आश्रय प्रदान किया 1498 में जब वो भारत आया, और वही पुर्तगाली अब जैमोरिन को भी जो है दबाना शुरू कर चुके थे। तो ये स्थिति हो गई थी। पुर्तगाली भी जो है एक शक्ति बन रहे थे। हम देख रहे थे कि बीजापुर से, हमने जब मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि बीजापुर से जो है उन्होंने गोवा को छीन लिया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने। तो वो भी बहुत कम समय में ही एक शक्ति बन करके उभर गए थे पुर्तगाली। समुद्र पर उनका पूरा राज चलता था। एक संयुक्त बेड़ा गुजरात और मिस्र का ये सब मिला करके लड़ा भी गया, उनको भी उन्होंने हरा दिया था। इसके बाद से तो वो सर्वोच्च शक्ति हो चुके थे। ये सारी चुनौतियां जो है कृष्णदेव राय को विरासत में मिली और इन्होंने एक एक चुनौतियों को सुलझाना शुरू किया। तो उड़ीसा के गजपति नरेश प्रताप रुद्र को बुरी तरह से पराजित किया गया और कहा जाता है कि विजयनगर की सेनाएं गजपतियों के राजधानी में पहुंच गई। उसके अलावा बीजापुर को हराया गया और विजयनगर की सेनाएं बीजापुर के भी राजधानी में पहुंच गई। राजधानी में पहुंच गई, राजधानी में पहुंच गई। ये दो बार मैं क्यों बोल रहा हूं? ये इसलिए बोल रहा हूं कि इसका मतलब है सारी सेनाएं बॉर्डर पे नहीं लड़ती हैं युद्ध में। ठीक है ना? तो आप हरा दिए किसी देश की सेना को, तो अब ये होता है कि हम अंदर अगर घुसेंगे तो अंदर भी तो सेना है ना, वो भी अटैक करेगी। तो ये होता है कि युद्ध के मैदान में हार जीत का तय हो गया। अब हम राजधानी में नहीं घुसेंगे, राजधानी में भी तो जो है रिजर्व सेना है उससे भी तो लड़ना होगा। तो मतलब राजधानी में पहुंच जाने का मतलब यह है कि एकदम कोई डिफेंस सिस्टम आपके पास नहीं, आप टोटली डैमेज कर दिए गए हैं। ठीक है, तो वो बात। उसके अलावा ये जो रायचूर दोआब को लेकर के झगड़ा चल रहा था,
उस संपूर्ण रायचूर द्वीप पर विजयनगर साम्राज्य का अधिकार हो गया। और कुल मिलाकर के इस बात को अगर मैं जो है एक लाइन में समेटूं और आपसे बताऊं तो उसका उत्तर यह है कि कृष्णदेवराय के 11 वर्षों के शासनकाल के बाद विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में एक अजेय साम्राज्य, जिसे जीता न जा सके, जो अजेय हो, अजेय साम्राज्य की स्थापना इन्होंने कर दी। तो एक अजेय शक्ति बनकर के विजयनगर साम्राज्य उभरा। विजयनगर साम्राज्य वैभवशाली तो था, धन संपदा, आर्थिक स्थिति, इन सब चीजों से तो वो जो है परिपूर्ण था ही, लेकिन अब इनके समय में विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में और संभवतः पूरे भारत में एक अजेय शक्ति के रूप में उभरा। ठीक है, इसके अलावा जो है एक विषय मैं और आपको बताना चाहूंगा कि अब बहमनी टूट रहा है, जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि धीरे धीरे बहमनी टूट रहा है। ठीक है, तो बीदर में बहमनी सुल्तान को जो है कासिम बरीद ऐसे करके जो है उसने एक प्रकार से उनको अपने हाथ की कठपुतली बनाया था, तो उसे निकाल करके बहमनी सुल्तान को मुक्त करवा के इन्होंने फिर बीदर की राजगद्दी पर उसे बैठाया। और इस हेतु इन्होंने इनको उपाधि मिली यवन राज। यवन जो है मुसलमानों के लिए शब्द प्रयोग होता था उस समय, मुस्लिम शासकों के लिए, तो यवन राज। ठीक है, यवनों का राजा, स्थापनाचार्य को स्थापित करने वाला। ठीक है, तो एक मुस्लिम शासक को स्थापित करने वाला यानी गद्दी पर बैठाने वाला जो है एक उपाधि इनको मिली। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहमनी से इन्हीं के समय में गोलकुंडा और बीदर जो है टूटे, और 3 पहले ही टूट चुके थे, तो कुल 5 टुकड़े में ये चीजें हो गई। अब देखिए, इनके समय तक जो है पुर्तगाली एक शक्ति के रूप में जो है उभर चुके थे। तो पूरा का पूरा जो व्यापार है समुद्र का, उस पर उनका नियंत्रण हो गया था। अरबों को उन्होंने मार करके भगा दिया था, तो वो एक शक्ति थे समुद्र में। और उस समय के युद्ध के लिए घोड़े बहुत आवश्यक थे। भारत में अच्छे नस्ल के घोड़े मिलते नहीं थे, और ऐसे में जब पूरा सामुद्रिक व्यापार जो है पुर्तगालियों के अधीन आ गया है, तो जो घोड़े अरब से और तुर्की से जो है आयात किए जा रहे हैं, उन पर कंट्रोलिंग किसकी हो गई? पुर्तगालियों की हो गई। ठीक है, तो एक समझौता यह किया गया पुर्तगालियों से विजयनगर साम्राज्य द्वारा कि आप घोड़े की जो आपूर्ति है वो केवल हमें करेंगे, ये डेक्कन सल्तनत को नहीं करेंगे, जो 5 टुकड़े में टूट गए हैं बहमनी से, जो है जो सल्तनतें टूटी हैं जो 5, ठीक है, उनको नहीं करेंगे। अब इस संधि के पीछे विषय यह था कि कृष्णदेव राय की नीति पुर्तगालियों, ये अगर इस पे हम डिस्कस कर लेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको काम देगा, इसलिए मैं थोड़ा जोर दे रहा हूं कि पुर्तगालियों के साथ कृष्णदेव राय की नीति बहुत मित्रवत रही। इसके क्या कारण रहे? तो वो 2 बताए जाते हैं। पहला तो ये कि जैसा कि हम जानते हैं कि बीजापुर से पुर्तगालियों ने गोवा छीन लिया था, और बीजापुर के क्षेत्रों पर वो जो है अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे। तो बीजापुर अगर जो है दुश्मन है विजयनगर साम्राज्य का, और बीजापुर अगर पुर्तगालियों का भी दुश्मन है, तो जाहिर सी बात है दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होगा। ठीक है, तो पहली चीज तो ये। और दूसरा विषय ये जो मैं अभी काफी देर से आपको समझा रहा था कि समुद्र की तो एक शक्ति ये सब बनी गए थे ना, और ऐसे में जो है इनके साथ अपने व्यवहार को बहुत बिगाड़ करके जो है व्यापार को नष्ट नहीं करना चाहिए, ये विचार। और घोड़े वाला जो मामला था, क्योंकि घोड़े जो है सैन्य शक्ति के लिए उस समय एक आवश्यक अंग बनने थे। ठीक है, तो इन दोनों के नाते जो है पुर्तगालियों से जो है विजयनगर का एक मित्रवत जो है संबंध रहा। अब देखिए, अब हम बात करेंगे ये कि कृष्णदेव राय एक महान योद्धा और महान सेनानायक, इन दोनों शब्दों में डिफरेंस है। एक महान योद्धा और एक महान सेनानायक
तो थे ही, लेकिन यह भी कहा जाता है कि संपूर्ण भारतीय इतिहास में इतने सफल, ध्यान दीजिए सफल की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, इतने सफल सेना नायक का उदाहरण बिरला मिलता है या बहुत कम मिलता है। पूरे भारतीय इतिहास में इतना सफल सेना नायक का जो है वृत्तांत बहुत कम मिलता है। लेकिन यह महान सेना नायक, महान योद्धा के साथ साथ एक महान प्रशासक भी थे, और इसकी जानकारी हमें मिलती है इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ आमुक्त माल्यद से। इसमें इन्होंने ये पूरा जो है प्रशासन वगैरह, जैसे अर्थशास्त्र कौटिल्य की है उस प्रकार से जो है इन्होंने पूरा जो है एक एक चीजों को डिफाइन किया है उसमें, ठीक है। तो सैनिक और नागरिक प्रशासन के बारे में बड़े विस्तार से जो है इस ग्रंथ में लिखा गया है कि अधीनस्थ अधिकारियों पर कैसे नियंत्रण स्थापित किया जाता है, मंत्रियों की नियुक्ति किस प्रकार से होनी चाहिए, न्याय प्रशासन कैसे संचालित होना चाहिए, एक राजा और राज्य की विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, इन सब चीजों की विवेचना बड़े विस्तार से इस ग्रंथ में की गई है। और इसी ग्रंथ में इन्होंने लिखा हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं कि राजा प्रजा के प्रति कितना उदार सोच का था, क्योंकि उस समय मध्यकालीन भारतीय इतिहास में राजा कौन होता था? राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता था धरती पर, और वो किसके अधिकार से शासन करता था? तो वो दैवीय अधिकार से सिद्धांत करता था। एक डॉक्ट्रिन बनाई गई थी कि ये जो है किसके अधिकार से, तो ईश्वर का प्रतिनिधि है, देवी का प्रतिनिधि है, तो देवी के अधिकार से, ईश्वर के अधिकार से वो शासन कर रहा है, जनता से शासन नहीं कर रहा है। वो राजा है, इसमें जनता का कोई रोल नहीं है। राजा उसे जनता ने नहीं बनाया है, किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है, जिसका कि वो प्रतिनिधि है। और इसलिए जब प्रजा ने आपको राजा बनाया ही नहीं, तो प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व तो आपका नहीं होगा। ये जब हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं तो बड़े डिटेल में इसकी बात करते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आए, और फिर उसमें 1215 का मैग्ना कार्टा की बात करते हैं। खैर, तो यहां मैं बताना चाहता हूं कि कृष्णदेव राय ये समझते थे कि नहीं, मुझे जो शासन करने का अधिकार मिला है, भले ही राजतंत्र है, लेकिन ये शासन करने का अधिकार मुझे जनता ने दिया है। और इस बात का पता कैसे चलता है? तो इसी ग्रंथ में जो है इन्होंने लिखा है कि राजा को प्रजा के लिए तालाब और जन सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि प्रजा संतुष्ट रहे, ताकि प्रजा संतुष्ट रहे, तथा राजा को कभी भी धर्म और न्याय की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हालांकि यह तो हिंदू राजाओं के साथ हमेशा से रहा कि धर्म और न्याय की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो धार्मिक नहीं है, यानी न्याय संगत नहीं है। ठीक है, तो यह विषय बड़े डिटेल में हमने जो है बात किया, तो अब तो आपको यह याद रहेगा। इन्हीं के काल में जो है विजयनगर दरबार को 8 महान विद्वान व कवि जो है सुशोभित करते थे। तो एक चीज देख लीजिए, महान योद्धा, महान सेनापति और सफलतम सेनापति। उसके बाद जो है एक लेखक, एक साहित्यकार, एक प्रशासक, और उसके बाद जो है महान कवियों, ज्ञानियों का संरक्षक भी। मतलब एक व्यक्ति कुल कितनी भूमिकाओं में है, जबकि जीवन जिसका शुरू हुआ युद्धों से शुरू हुआ। और ये पायस जो है पूरी तरीके से सारी चीजें लिखता है कि ये राजा दिखता कैसा है, किस प्रकार का शरीर की बनावट है। तो एक ही व्यक्ति
कितने रूपों में है, ठीक है। तो 8 महान विद्वान व कवि इनके दरबार को जो है सुशोभित करते थे और इसीलिए इन्हें आंध्र भोज कहा गया, ठीक है। आंध्र का भोज कहा गया, मालवा के भोज, इन्हें आंध्र का भोज कहा गया। अब जो है आपको यह करना है कि ये अष्ट दिग्गज जो कवि थे, इनमें से जो है कुछ लोगों का नाम जो है, खास करके एक लोग का नाम बहुत फेमस है, हम सब जानते हैं, तो कमेंट करके उनका नाम मुझे बताइए। और इनके काल को जो है तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। तो इनकी जो ये प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ है, इसके अलावा भी कई ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। कुछ लोगों का ये कि कुछ अब रहे नहीं, लेकिन रहने वालों में भी 2 और हैं, उनका भी नाम बताइए, ठीक है। अब देखिए, इनके काल में जो है बहुत से मंदिर और भवनों का निर्माण हुआ, जिसमें से हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी का मंदिर जो है काफी प्रमुख है। विट्ठल स्वामी का जो है मंदिर, ठीक है। अब देखिए, विट्ठल स्वामी मंदिर के बारे में जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये प्रश्न भी जो है पूछा जाता है, तो चित्र देखते चलिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो ये जो है विट्ठल स्वामी मंदिर है, जो आपको पीछे जो है दिख रहा है, ठीक है। बताने के लिए इसमें बहुत सारी बातें हैं आपको बताने के लिए, लेकिन एक मुख्य विषय जो है वो मैं बताना चाहूंगा कि इस मंदिर के अंदर 56 पिलर्स हैं, 56 खंभे हैं, जिन पर की जिनसे कि संगीतमय स्वर निकलते हैं, इन्हें म्यूजिकल पिलर कहा जाता है, ठीक है। और उसको ऐसे बजाने पर उसमें से ढोल, बीड़ा और ऐसे 81 वाद्य यंत्रों के स्वर निकलते हैं। तो ऐसे वो जो है उस खंभे को बजाएगा और आपको लगेगा कि ढोल बज रही है, आपको लगेगा कि बीड़ा बज रही है उस खंभे में। लोगों को लगा, खास करके अंग्रेजों को, कि ये जो है गैप होगा। भाई अगर किसी चीज में अगर ये सॉलिड हो तो बजाने पे नहीं बजेगी, जाहिर सी बात है। ढोलक का कॉन्सेप्ट वगैरह तो हम जानते ही है ना, पूरा अंदर से खाली है। लेकिन जब 1-2 खंभों की टेस्टिंग अंग्रेजों के समय हुई तो वो पता चला कि ये ग्रेनाइट का ठोस है, मतलब उसमें कहीं गैप नहीं है, वो एकदम ठोस पत्थर है जिन खंभों पे बजाने पर, ठीक है। तो इतनी बात मैंने कर ली, बहुत क्लियरिटी नहीं होगी। तो अब जो है ये 1 मिनट का वीडियो आप जो है देखिए और देख करके ये समझिए कि इन खंभों से कैसे जो है स्वर निकलते हैं विभिन्न वाद्य यंत्रों के। अपने दिमाग को स्थिर करके सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं सच में जो है ये क्या बज रहा है, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा भी, ठीक है। ठीक है, तो आपने सुन लिया। अब हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 1529 में जो है कृष्ण देव राय की जो है मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु के बाद जो है अगले शासक विजयनगर के बने अच्युत देव राय। हालांकि
एक बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि इनके पुत्र अल्पायु थे, इन्होंने भाई को प्रोजेक्ट किया अच्युत देव राय को, तो फिर जो है गुट बन गए, विजयनगर साम्राज्य में गुट बन गए कि नहीं ये राजा तो वो राजा। फाइनली अच्युत देव राय शासक बने। वो पूरे कहानी में हमें जाने की जरूरत नहीं है। इनके बारे में जो है जो चीज़ें बतानी है वो ये कि ये कृष्ण देव राय के चचेरे भाई रहे। दूसरा कि पुर्तगालियों का तूतीकोरिन के मोती उत्पादक क्षेत्रों पर अधिकार हो गया, तूतीकोरिन, और पुर्तगाली यात्री नूनीज का आगमन हुआ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि उसने जो है ये सारी बातें बताई कि किस प्रकार की अव्यवस्था थी वो अपनी किताब में। ठीक है, उसके बाद फाइनली सदाशिव राय 1542 में जो है शासक बने विजयनगर साम्राज्य के, और ये तुलु वंश के अंतिम शासक रहे। तो ये जो सदाशिव रहे ये एक प्रकार से जो है कठपुतली शासक थे। वास्तविक सत्ता राम राय के हाथों में थी। राम राय एक महान राजनीतिज्ञ और महान सेनापति। इन्हीं के समय में तालीकोटा का युद्ध हुआ। इन्होंने क्या किया कि इनकी जो नीति रही वो नीति इस प्रकार की रही कि इन्होंने जो दक्कनी रियासतें थी यानी गोलकुंडा, बीदर, बरार, अहमदनगर, बीजापुर, इनको आपस में जो है किसी के साथ हो लेते, किसी पे आक्रमण, इनको ये लड़ाते रहे। हालांकि इस पर एक डिबेट है कि क्या ये जो नीति इनकी रही वो प्रलयंकारी रही या फिर ये इनकी नीति ठीक थी। तो तालीकोटा को हम बहमनी पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, तो सारी बातें मैं करूंगा कि क्या कैसे रहा। अभी के लिए बस इतना है कि दक्कनी सल्तनतों को आपसी झगड़े में ये उलझाए रखते थे, और एक बार ऐसा आया कि सारे 5 में से 4 एकजुट हुए और उन्होंने अटैक कर दिया विजयनगर साम्राज्य पर। भारत के कुछ बड़े विध्वंसक युद्धों में तालीकोटा का युद्ध सबसे बड़ा था। इसने जो है एक मजबूत हिंदू साम्राज्य को जो है डुबो दिया। तो महान राजनीतिक और महान सेनापति, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेना में इन्होंने व्यापक पैमाने पर मुसलमानों की भर्ती की, और इससे पहले भी एक शासक थे जो कि जागीरें दे करके सेना में मुसलमानों की भर्ती किए, क्योंकि उनको लगता था कि धनुधर सेना और घुड़सवार सेना हमारी कमजोर है, इसीलिए हम हारते हैं। ये जो पॉइंट रहा इसने जो है बड़ी तकलीफ दे दी। हम तालीकोटा में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य के मुस्लिम सेनापतियों ने युद्ध के मैदान में अपना पाला बदल लिया। तो एक सेनापति जो विजयनगर की सेनाओं को का नेतृत्व कर रहा है, वो बीच में खड़ा है और उसके इस तरफ की सेना और उसके इस तरफ की सेना दुश्मन सेना में मिल गई, और किस आधार पर मिल गई कि तेरा मेरा रिश्ता क्या। ठीक है, तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ, प्रलंकारी युद्ध था। इस पे हम बात करेंगे, तालीकोटा के युद्ध पर बात करेंगे, और मैं सोच रहा हूं कि जितने भी बड़े युद्ध हुए हैं उन पर जो है हम बात करें। तो बहुत सारे कारण क्या रहा सबकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये तालीकोटा का युद्ध हुआ। इसके बाद जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हस्तिनावती को बुरी तरीके से लूटा गया, 6 महीने लूटा गया। उसके बाद जो है अरिवीडु वंश आया। कौन स्थापना किया था इसका? तो राम राय के भाई तिरुमल द्वारा विजयनगर साम्राज्य के अंतिम राजवंश अरिवीडु की स्थापना हुई थी। अरिवीडु वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो वेंकट द्वितीय, जिसने विजयनगर साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास किया। इन्हीं के समय में स्वतंत्र रूप से मैसूर बना। हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, या हम पढ़ चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। और श्रीरंग तृतीय इस वंश का तथा विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो इस प्रकार से हमने जो है अब तक क्या पढ़ा है एक बार रिवाइज करना चाहेंगे। तो हमने जो है विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई,
14वीं शताब्दी में क्या राजनीतिक स्थिति थी दक्षिण की, उसकी बात की। फिर हमने संगम वंश की बात की। उसके बाद इस लेक्चर में हमने तीनों राजवंशों की बात की जो संगम के बाद आए, और बड़े डिटेल में हमने जो है कृष्णदेव राय के बारे में बात की और उनके जो है राजनीतिक प्रशासन की बात की, सैनिक कौशल की बात की, सारी बातें हमने की। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। तो मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।